की बातें बिल्कुल नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 और यूनिट 4 का नाम है फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। अब देखो सुनो, आज केवल अपन सुनने का रखेंगे, लिखने विखने का बता दूंगा मैं जब तुम्हें दिखाना होगा। सुनो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेसिस पर रिएक्शन दो टाइप की होती है, ध्यान सुनना। तो कभी भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उस क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेस लिया जाता है, डायरेक्ट कोई भी काम नहीं किया जाता। तो मैं कह रहा हूँ एनर्जी के बेस पे, जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे, तो जब फर्स्ट ईयर में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहां पर एनर्जी कंसिडरेशन पढ़ा होगा, और एनर्जी कंसिडरेशन के टाइप पे दो टाइप की रिएक्शन थी, ठीक है। याद है किसी को कौन कौन सी थी? एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक, आया ध्यान? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के ग्राफ बनाए होंगे आपने, ठीक है, एनर्जी के बेसिस पे। इस तरीके से यहां पर भी सेम ले रहा हूं मैं। देखो कोई भी रिएक्शन है उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बेस पे। अच्छा देखो, सोचना आसानी से, जर्नल क्वेश्चन पूछता हूं एकदम कॉमन सेंस का, और उसको आंसर देना। सपोज दैट आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, ठीक है ना, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए और आप प्रैक्टिकल करने लैब में गए। तो ज्यादातर आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं बेटा, वो सर्दियों के टाइम पे ही होते हैं। याद करो, दिसंबर में, जनवरी में मौसम ठंडा रहता है। आपने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, ऐसे ही करते हो, सुनना ध्यान से। टेस्ट ट्यूब ली, सपोज ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें दूसरा कोई रिएजेंट डाल दिया। उसके बाद आपने यूं हिला के देखते हो रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर रिएक्शन नहीं होती है तो आप उसको हल्का सा क्या करते हो, हीट करते हो कि नहीं करते हो। जैसे ही आप उसको गर्म करते हो, रिएक्शन होनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी एक तो आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, अपनी यूनिट का नाम क्या है, पढ़ो एक बार, फोटो केमिस्ट्री। यहां फोटो का मतलब है सूरज, सन। रिएक्शन जो है वो दो टाइप से डिवाइड कर रहा हूं। एक वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी कौन देगा, सन देगा, और एक वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी हम देंगे। तो वे रिएक्शन, दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट का मतलब क्या है, सनलाइट, दोज रिएक्शंस आर नोन एज लाइट रिएक्शन। समझ में आ गई यहां तक की बात? और वो रिएक्शन जो लाइट की एब्सेंस में होती हैं उनको क्या कहेंगे अपन, डार्क रिएक्शन। तो दो टाइप की रिएक्शन हो गई बेटा, एक तो कौन सी हो गई, लाइट रिएक्शन, और एक कौन सी हो गई आपकी, डार्क रिएक्शन। याद रहेगा? अब मुझे आंसर देना, लैब के अंदर जो अभी अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट फिनोमेना सुना रहा था, लैब के अंदर आपने जो प्रैक्टिकल किया उसको आप लाइट रिएक्शन में रखोगे या डार्क रिएक्शन में रखोगे? एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपको डार्क का मतलब अंधेरे से नहीं लेना है, यहाँ पर डार्क का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सबसे अच्छा शानदार एग्जांपल देता हूँ एक बहुत बढ़िया। देखो जब अपन 12th क्लास में थे और फर्स्ट ईयर में थे, तो आपने देखा होगा बाहर एक एपरेटस रख देते थे प्रैक्टिकल करते टाइम, जिसमें H2S गैस बनाते थे। याद आया कि नहीं आया किसी को? थोड़ा सा भी अगर याद हो तो अपन H2S गैस बनाते थे बाहर एक्सपेरिमेंट के लिए, और इस तरीके का एक बर्तन सा होता था, ठीक है, उसमें अपन उसको बनाते थे, सड़े अंडे जैसी स्मेल आती थी उसमें से, ठीक है ना। वो जो रिएक्शन होती है H2S गैस बनने की, वो लाइट रिएक्शन, लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सबको पता है, नकल से काम किया है प्रैक्टिकल में, ठीक है, ऐसी हवाबाजी मारी है पूरी तरीके से। तो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है इस बात को आपसे कि बेटा H2S गैस प्रोवाइड की थी? हाँ सर की थी ना, क्यों नहीं की थी, बिल्कुल फ्लो किया H2S का। बेटा लाइट तो आज तो सूरज तो निकला नहीं है, बादल हो रहे हैं, तूने कहां से रिएक्शन करवा दी? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो रिएक्शन को अपन दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं एनर्जी के बेसिस पे। एक तो वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, लाइट का मतलब सनलाइट, ठीक है ना, वो कौन सी रिएक्शन कहलाएंगी, लाइट रिएक्शन। और जो उनकी एब्सेंस में होती है वो कौन सी कहलाएंगी, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अपनी यूनिट का नाम है फोटोकेमिस्ट्री। अपन को डार्क रिएक्शन पर कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, अपना पूरा डिस्कशन किस पर चलेगा, लाइट रिएक्शन पर, ठीक है। तो लिखो एक लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाइड एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाइड एनर्जी reactions are divided into two parts, reactions are divided into two parts, ठीक है। लिखो, हेडिंग मत लिखना, दोनों के नाम लिख लो, ठीक है। फर्स्ट लिख लो डार्क रिएक्शन, फर्स्ट लिखो डार्क रिएक्शन, और दूसरी कौन सी है बेटा अपनी, लाइट रिएक्शन, एग्जैक्टली। फर्स्ट डार्क रिएक्शन और दूसरी लाइट रिएक्शन। अच्छा, व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज रिएक्शन, रिएक्शन क्या है बेटा? 5वीं साल लग गई केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 4 साल, अभी 5वीं साल, और 5वीं साल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिएक्शन क्या होती है।
रिएक्शंस के टाइम पे क्या होता है, देखो कोई भी जब रिएक्शन होती है ना तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, सही बात है ना भाई, पुराने बॉन्डों का ब्रेक होगा और नए बॉन्डों का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लिखो डार्क रिएक्शन, हेडिंग लिखो डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, those reactions which are completed, those reactions which are completed in the absence of, in the absence of light, in the absence of light is known as, is known as dark reactions. Example, reaction which is completes in, reaction which occur in laboratory, reaction which occur in laboratory, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? दूसरी हेडिंग लिखो, क्या लिखोगे, लिखो अपने आप, लिख लोगे डेफिनेशन अपने आप। लाइट रिएक्शन अब क्यू आर क्या करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, सनलाइट मत लिखना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट करना। एग्जाम्पल, हाँ जी बायोलॉजी वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, बताओ तो एग्जाम्पल। एग्जैक्टली, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस लिख लो एग्जाम्पल में, फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। सपोज करो बेटा अगर ये रिएक्शन नहीं होती तो हम सब नहीं होते, ये अर्थ नहीं होती, ये यूनिवर्स नहीं होता। इसका मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी अपन को क्या है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इस यूनिट को मैं पूरा करा दूंगा, पर इस यूनिट में से एक क्वेश्चन है जिसका नाम है जेवलॉन्स्की डायग्राम, जो 100% जब से मैंने बीएससी करी है, ठीक है, थर्ड ईयर करी और आज तक हमेशा जेवलॉन्स्की डायग्राम पेपर में आता है, ठीक है। तो आज मैं तुम्हें उसे समझाता हूँ, ठीक है। छोटी और चीजें हैं जो तुम्हारी समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं, उनकी दो चार बातें हैं, उनके बारे में बता दूंगा मैं आपको। लेकिन अब जो मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर इमेजिनेशन करनी है एक रॉकेट से, ठीक है। सर्दियों में उसमें सॉरी दीपावली के टाइम पे अपन रॉकेट चलाते हैं। रॉकेट को चलाने के लिए अपन उस रॉकेट को कहां पर रखते हैं, बोतल में रखते हैं, और बोतल में या जैसे भी रखते हैं उसको खड़ा करते हैं किसी तरीके से, और उसमें आग लगा देते हैं, वो ऊपर चला जाता है। तो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, स्वीडन का रहने वाला था, और उसका नाम था अल्फ्रेड जेवलॉन्स्की। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक साइंटिस्ट था अल्फ्रेड जेवलॉन्स्की नाम का। एक बार नोबेल प्राइज मिला है उन्हें इस डायग्राम को बनाने के लिए। फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, फिजिक्स का टॉपिक है पूरा का पूरा। तो एक बार वो इंडिया घूमने आए। तो इंडिया जब घूमने आए तो बाई चांस जो लक था ना, उस समय दीपावली का सीजन चल रहा था, और फिर इंडिया में आतिशबाजी आपको पता है बहुत ज्यादा होती है। तो जब उन्होंने इंडिया में आके क्या देखा कि पटाखे चल रहे हैं, क्रैकर्स चल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आपने देखा होगा पटाखे या क्रैकर्स दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से, एक तो लाइट वाले और एक साउंड वाले। एक दोनों होते हैं जिसमें लाइट और साउंड दोनों मिलती है। तो इसने क्या नोटिस किया, मेरी बात तो सुनना, कंसेप्ट कहां से जनरेट हुआ। उन्होंने क्या देखा कि आग लगाने के बाद ऊपर जाके रॉकेट फट गया, और चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है, वो चमक दिखाई दे रही है। उस चमक की, उस ब्राइटनेस की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है जेवलॉन्स्की डायग्राम के द्वारा। समझना मेरी बात को ध्यान से, पूरा समझ में आ जाएगा लास्ट में, और अभी के अभी याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपने स्टोन्स देखे, स्टोन्स बेटा नहीं जानते नहीं हो, स्टोन जो हाथों में पहनते हैं, उंगलियों में पहनते, नहीं देखा क्या? हर राशि सनशाइन, हर सनशाइन पे हर राशि का स्टोन नहीं आता। सैफायर नाम सुने आपने, सैफायर आता है, रूबी आती है, एमराल्ड आता है। अगर अपन जाते हैं गोल्ड वाले की शॉप पे तो उससे कहें सैफायर दे दो हमें, रूबी दे दो हमें, एमराल्ड दे दो, पुखराज बोलते हैं जैसे, वो सब। उनमें चमक देखी होगी आपने, उनमें ब्राइटनेस दिखती है। अरे कई बार दिन खराब चलते हैं तो आदमी पंडित जी के पास नहीं चला जाता, और पंडित जी से कहता है साहब लाइफ में समस्या चल रही है, कोई बातचीत नहीं बन रही, कहीं क्या किया जाए। तो क्या करते हैं वो कहते हैं स्टोन पहनो, आपके दिन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जितने बड़े आदमी होंगे, जितने पैसे वाले होंगे, ठीक है, जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसकी सारी की सारी उंगलियों में देखा होगा आपने स्टोन ही स्टोन रहते हैं। वो इसलिए तो रहते हैं। वो स्टोन देखे जेवलॉन्स्की ने, और जेवलॉन्स्की ने कहा ये स्टोन चमकते क्यों, इनमें शाइन क्यों आती है। तो उसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें
जितनी भी ब्राइटनेस होती है, चमक होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और अपनी यूनिट का भी नाम क्या है? फोटोकेमिस्ट्री। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने दिमाग में पटाखे की इमेजिनेशन बना ली, रॉकेट की। ये देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये अर्थ है, ठीक है, अपन इसको ग्राउंड बोल लेते हैं सबके सब। तो इस समय यहाँ पर रॉकेट रखा हुआ है, इसलिए इस वाली स्टेट को मैं कौन सी स्टेट बोलता हूँ? ग्राउंड स्टेट। ध्यान से सुनना इस बात को, बिल्कुल समझना। एक सीधी लाइन बना ली, ग्राउंड है जिसपे मेरा रॉकेट रखा हुआ है, और ये हो गई आपकी कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट। अच्छा देखो सुनो, लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ना केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात तो करेंगे ही करेंगे। बिना इलेक्ट्रॉनों की केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे ही फिल करते हैं कि नहीं करते? अरे हाँ या ना भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर फिल करना है तो ऐसे ही फिल किया जाता है। क्या 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? स्पिन सेम है, फिर उससे क्या हो जाएगा? स्पिन सेम है मान लिया, फिर उससे क्या दिक्कत है? अरे बोलो, कोई समस्या नहीं, 5वीं साल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बोलो, खुल के बोलो, बताओ। स्पिन सेम है तो स्पिन सेम से क्या हो जाएगा? चलो बात करेंगे इस बारे में अपन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐसे रख लिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि? अब देखो सुनो, जब अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, पुरानी चीजों को लेके आऊंगा सारी, आप ही बताओगे। फर्स्ट ईयर में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट के अंदर इंटरमीडिएट पढ़े थे? हाँ या ना तो बोल दो, ऐसे मत करो कि मैं किसी और को पढ़ा रहा हूँ। पहली बार केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हो, 11th क्लास में थोड़ी हो। इंटरमीडिएट थे कि नहीं थे? कौन कौन से थे? वेरी गुड, बताओ तो। सही बोला है क्या? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी गुड, एक और रह गया। थे कि नहीं थे? ये नाम सुने? कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन। हाँ या ना? बेटा अगर कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन नहीं आते ना तो केमिस्ट्री कभी नहीं सीख सकते जिंदगी में। ये बात फिक्स कर रहा हूं मैं आपसे, बुरी लगे तो बुरी लग जाए। कार्बोकेटाइन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, यही रह गया था, बेंजाइन। वेरी गुड। कार्बीन कितने टाइप की थी? वेरी गुड, कौन कौन सी? सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। वेरी गुड। कैसे पता लगा था कि ये कार्बीन सिंगलेट है या ट्रिपलेट है? स्पिन बेसिस पे। वेरी गुड। और अभी अपन जस्ट किसकी बात कर रहे थे? स्पिन की बात कर रहे थे, ठीक है। देखो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना बेटा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़ी समस्या है, और है भी बहुत अच्छा है। समस्या क्या है कि कहाँ का कंसेप्ट कहाँ लगता है ये मुझे भी नहीं पता। ये जब समझ में आता है जब आपको पूरी केमिस्ट्री आती है, और पूरी केमिस्ट्री कब आए? जब पहले ही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए पुरानी चीजों को याद रखो। देखो सुनो, मैंने क्या कहा था, रिएक्शन के टाइम पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो पुराने से जब नए बनते हैं तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। समझ में आ गई यहाँ तक कि जैसे आप इस कॉलेज में आए, ठीक है, अरुण सर कौन है? इंटरमीडिएट होगा एक तरीके से, पढ़ाना मुझे, पढ़ना तुम्हें। अरुण सर का कोई काम नहीं है वैसे देखा जाए तो, काम किसका है? तुम्हारा और मेरा, लेकिन उनका वो क्या है? इंटरमीडिएट। बिना इंटरमीडिएट के कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो जितनी भी रिएक्शन होती है उन सब में क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट। उसी इंटरमीडिएट में एक था कार्बीन। समझ में आ गई बात? और कार्बीन 2 टाइप की होती है, एक तो कौन सी? सिंगलेट कार्बीन, और एक कौन सी? ट्रिपलेट कार्बन। एक्चुअली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट पढ़ोगे ना इस साल, तो आपको समझ में आ जाएंगे। एक साइंटिस्ट हुआ है पास्कल। कौन हुआ है? एक तो एक्टिव रहा करो, ऐसे मत बैठो यूं करके, हाथ बात हटा के ऐसे लगो पढ़ रहे हैं। देखो सुनना, मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक चीज, ध्यान समझना और आंसर देना। फिर मैंने एक लाइन खींची इस तरीके से, ठीक है, कोई आंसर मत देना, जब कहूँ तब देना। इस एक लाइन को मैंने 1 कह दिया, इसको क्या है? 1। हर लाइन 2 में डिवाइड होगी, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। मैंने एक लाइन खींची है, ये लाइन कितने में डिवाइड होगी? 2 में। कर दी डिवाइड मैंने 2 में। और डिवाइड होने के बाद ये क्या था? 1 था। मैंने कहा ये 1 है। ये जो लाइन है कॉर्नर वाली, हमेशा इनके लिए भी 1 रहेगा। ये भी 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। हर लाइन कितने में डिवाइड होगी? वेरी गुड। कर दूं कैसे? ठीक है, हर लाइन कितने में डिवाइड होगी? 2 में। इसका एक पार्ट इससे जुड़ जाता है, एक पार्ट इससे जुड़ जाता है। आंसर देना है सिर्फ ये, इसका क्या नंबर होगा? अभी कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया बेटा मैंने, ध्यान से नहीं सुन रहे हो। मैंने क्या कहा था? कॉर्नर पर हमेशा क्या चलेगा? वेरी गुड, 1। 1 ही तो पूछ रहा हूं, बोर्ड पे लिखा हुआ है 1। अच्छा इस लाइन को देखो, ध्यान से सुनना, इस लाइन को देखो, इसमें ये 1 भी जुड़ रहा है और ये 1 भी जुड़ रहा है, 1 और 1 2। तो ये हो गया। अगला आंसर देना है अब आपको, पूरी क्लास को देना है समझ के, कितने में डिवाइड होगा? वेरी गुड।
थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, इसके बिना समझ नहीं सकते हो आप ऑर्गेनिक की, समझो इस चीज को। और ये यहाँ जुड़ रही है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, केमिस्ट्री पूरी जुड़ी हुई है। आप यूं सोचो कि सर आज पढ़ाएं और आज का आज समझ में आ जाए, असंभव। मैं क्या, ब्रह्मा जी भी पढ़ा देना और इधर सरस्वती माँ भी खड़ी हो जाए और केमिस्ट्री पढ़ा नहीं आएगी समझ में, हवाबाजी करके कोई चला जाए तो चला जाए, जो बात सच है वो सच है, ठीक है। आप सीखो इस चीज को। कितने में डिवाइडेड होगी? 2 में। ये कितने में डिवाइड होगी? वेरी गुड, देखो। और ये ठीक, शाबाश, बन गया ये डायग्राम। इस तरीके से डायग्राम बनता चला जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पास्कल डायग्राम। एक साइंटिस्ट था पास्कल, उसने बताया। बाकी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। यहाँ पर क्या आएगा? वेरी गुड। यहाँ अब ये चीज किसी की समझ में आई तो नहीं आ गई ना? अच्छा ये क्या होगा? वेरी गुड। ये क्या होगा? और ये 1। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जब स्पेक्ट्रम लिए जाते हैं, ध्यान से सुनना, जब कंप्यूटर की, अब आप ना एक चीज सुनो, देखो क्या सेकंड ईयर में स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी आपने? सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 पार्ट थे। कौन कौन सी थी? पहली थी यूवी, वेरी गुड, अल्ट्रावायलेट, और दूसरी थी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आ गई बात? आज के डेट में बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, आज के डेट में साइंटिस्ट सबसे ज्यादा जो वर्क कर रहे हैं ना, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ही काम कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए तो छोटी सी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। तुमने कुछ दिनों पहले पढ़ा होगा, चंद्रयान गया, मंगलयान गया, स्पेस मिशन, मून मिशन जा रहे हैं, ठीक है। ये था शायद मार्स ऑर्बिटल मिशन, मॉम गया था ये करके, फेल भी हो गया था, बड़ी दिक्कत हुई थी इसमें, आपने सबने पढ़ा होगा ना। ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की देन है। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आती ना तो ये चीज नहीं सीख सकते। ये बात है बेटा 1990 से पहले की, ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 1990 से पहले की, 1990 से पहले की, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम वर्ल्ड में जो पावर थी ना सबसे बड़ी, वो रशिया थी। कौन हुआ करती थी? जैसे आज दादा कौन है? अमेरिका, सब जानते हैं अच्छी तरह। आज भाई कौन है? अमेरिका। चलती किसकी है? भाई की चलती है। पुराने टाइम पे भाई था रशिया, ठीक है। और अमेरिका भी उस समय भाई बनने की कोशिश कर रहा था। तो अमेरिका और रशिया में हमेशा लड़ाई रहती थी, लेकिन उस समय रशिया दबाव में नहीं आता था किसी से भी। लेकिन 1991 में क्या हुआ बेटा, रशिया टूट गया। रशिया में से 11 देश अलग हो गए, जैसे इंडिया में से अलग हो गए ना, भारत अलग, वो सॉरी, भारत बन गया एक, तो एक तुम्हारा पाकिस्तान चला गया और एक बांग्लादेश, डिवाइडेड हो गया इंडिया। इसी तरीके से रशिया डिवाइडेड हो गया 11 पार्ट्स में 1991 में। उस समय उनके वो जो राष्ट्रपति थे, उनका नाम था मिखाइल गार्बोचेव। उन्होंने कुछ गलतियां करी और उनकी गलतियों का नतीजा हुआ कि वो देश 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उससे पहले की बात करते हैं अपन, तब से जो वर्ल्ड है वो सिर्फ अमेरिका चलाता है उसको, जैसे चाहे वैसे। उससे पहले अमेरिका और रशिया दोनों चलाते थे। तो 1991 से पहले इंडिया के साइंटिस्टों ने रशिया से बात करी, ठीक है। रशिया उस समय बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत अच्छा काम चलता था, और उससे कहा कि हमें स्पेस इंजन दो। रॉकेट जाते हैं ना, रॉकेट बेटा, तो रॉकेट जाने के लिए इंजन तो लगाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही चला जाए रॉकेट। तो इंडिया वालों ने कहा कि सर प्लीज हेल्प अस, हमारी हेल्प करो, और हम भी चाहते हैं कि हम अपने स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करें, स्पेस में वर्क करें, ठीक है, और आप हमें थोड़ी हेल्प करो, आपके पास जो इंजन हैं वो इंजन हमें दे दो। तो डील्स फाइनल हुई इंडिया और रशिया के बीच में 1990 से पहले कि हम आपको कितने इंजन देंगे? 5 टोटल। इंडिया वाले खुश, अपन को क्या चाहिए, एक बार इंजन आए तो सही। अपना रॉकेट बना बनाया तैयार रखा है, इंजन लगाएंगे और रॉकेट अपना ऊपर, इंडिया वाले खुश। इंडिया वाले आए साहब, इंडिया में रॉकेट की, उसकी इंजन की डिलीवरी हो गई, इंजन ले लिया, रॉकेट में लगाया, लेकिन क्या हुआ, मिशन फेल। इंजन सही से नहीं लगाया उन्होंने इंजन के। अब आपने देखा अपन गाड़ी वाड़ी या कोई भी नई चीज खरीद के लाते हैं, उसके साथ ब्राउजर आते हैं बहुत सारे, अपन पढ़ते हैं क्या उन्हें? यार अपन इंडिया वाले, अपन कहाँ से पढ़ेंगे? तो अब वो इंडिया वालों ने वही क्या, फेंक दिया ब्राउजर, नहीं पढ़े, काम खत्म। फिर इंडिया वालों ने फिर फोन किया रशिया वालों को, सर प्रॉब्लम हो गई है, कुछ करो। रशिया वालों ने कहा टेंशन नहीं, दूसरा लो, ठीक है। दूसरे की डिलीवरी हुई, दूसरा फिर फेल। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 और बच रहे हैं, अपने को क्या दिक्कत आ रही है। फिर तीसरे के लिए फोन किया, तीसरे की डिलीवरी होने से पहले ही रशिया टूट गया 11 पार्ट्स में। अमेरिका ने कहा बेटा अब नहीं, अब कोई इंजन नहीं देगा तू इनको, ठीक है। अगर इनको इंजन दिया तो ये कट कॉपी पेस्ट करने में माहिर है, ये सारा मामला खराब कर देंगे, ठीक है। लेकिन रशिया वाले हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने कहा डिलीवरी हो चुकी है साहब, सामान तो निकल गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते। इंडिया वालों को फोन किया, मूर्खो ब्राउजर को पढ़ लेना, सही तरीके से कर लेना। अब इंडिया वालों ने इंजन रखा, अब क्या मशीन में ही लगाया सीधा रॉकेट में, उसको खोला पेचकस से, पूरे को खोल लिया, और खोल के देख लिया इंजन बनाया कैसे। और इंजन को बनाने में जो स्पेक्ट्रम लिया था, वो स्पेक्ट्रम यहाँ से लिया, वो यही स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इतना बड़ा, इतनी नकल मारी उस इंजन की, उस इंजन में इतने सुधार किए इंडिया वालों ने कि आज वर्ल्ड के टॉप 5 में इंडियन स्पेस एजेंसी आती है। समझ में आई बात? जो इंडिया दूसरे देशों से कहता था
दूसरे देशों के पास जाता था, सर हमारी एक छोटी सी सैटेलाइट है, उसे आप छोड़े आओगे क्या स्पेस में, आप प्लीज सर हमसे पैसे ले लो लेकिन हमारी सैटेलाइट को छोड़े आओ। आज वो इंडिया दूसरे देशों से कहता है अपने पास इंजन है, किसी को सैटेलाइट छोड़नी आ जाओ अपने पास। इंडिया आज पैसे लेता है, पहले जो इंडिया पैसे देता था, आज वो इंडिया क्या करने लगा, पैसे लेने लग गया। क्यों? ड्यू टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो मैं तुम्हें अब कह रहा था इसके बारे में। नहीं, और देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंपॉर्टेंट, अगर आप मास्टर्स करते हो, मास्टर्स केमिस्ट्री में करते हो या फिर फिजिक्स में करते हो, तो आपका चौथा पेपर स्पेक्ट्रोस्कोपी बनेगा। अब तक 3 पेपर हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, लेकिन चौथा पेपर आप एमएससी फिजिक्स करो चाहे आप एमएससी केमिस्ट्री करो, दोनों में जो कॉमन चलेगा वो कौन सा होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसीलिए सिंसियर होकर समझना इन चीजों को, ठीक है। निकलना आ गया 1 3 3 1। बाकी और जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा धीरे धीरे सब बताता रहूंगा। एक लास्ट बनवाओ, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, वेरी गुड, ये वाला रेशो बताना मुझे, ये क्या है, और ये और ये, समझ में आ गई बात। देखो सिग्नल एक था, लेकिन क्या कह रहे हो, 11 की नहीं, यहाँ देखो सारी गड़बड़ हो जाएंगे। इसको याद करने का और बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर पर इसके सिग्नल कैसे आते हैं सीखना। इस एक को बोलते हैं सिंगलेट, इसको बोलते हैं डबलेट। देखो 1, फिर 1:1, एक सिग्नल है सिंगलेट, 2 सिग्नल है डबलेट, नेक्स्ट क्या है 1:2:1, क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। एग्जैक्टली इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट। समझ में आ गई बात। ऐसी जब बहुत सारे हो जाते हैं तो मल्टीप्लेट, ध्यान रहेगा। इस एक का कंप्यूटर पे सिग्नल आएगा ऐसे, केवल एक पीक। समझ में आ गई यहाँ तक। 1:1 का मतलब कितनी पीक आएंगी, 2 आएंगी। दोनों के लिए वैल्यू सेम है तो दोनों की जो लेंथ होगी और विड्थ होगी वो कैसी होगी, सेम। कैसा आएगा 1 बना लिया सेम। 1:2:1 को आप बना सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। ये तो कैसे होंगे, वेरी गुड, छोटे होंगे। और ये वाला वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा। देखो 1:2:, बना लोगे ऐसे। ये है आपके 3rd ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आपको पढ़ने हैं। इनको पढ़ना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इंडिया ने नकल मारी। अपन नकल करना सीखेंगे इस बार। ये कौन सा है 1:4:6:4:1, बना सकते हो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। 1:4:6, अब जो 4 आएगा वो इसके इक्वल आएगा, बिल्कुल बना लिया। समझ में आ गई बात। तो अब मैं तुम्हारे आगे कुछ शब्द बोलूंगा। सिंगलेट कार्बिन याद आई, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। ट्रिपलेट कार्बिन, वो यहाँ से आए हैं सब, ठीक है ना। जितने भी कंसेप्ट आपके पहले रह गए थे वो अब क्लियर हो जाएंगे। तो अब कंफ्यूज मत होना, जब भी मैं सिंगलेट कहूँ ट्रिपलेट कहूँ तो बताना, ठीक है। तो आ जाओ फिर से जेवलॉन्स्की पे। मैंने क्या कहा, यहाँ ग्राउंड स्टेट पे रखा हुआ है ये वाला, ये 2, ठीक है। अब मैंने इसमें नीचे से लगा दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुना ध्यान से बेटा। एक फॉर्मूला है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2s+1। याद रखो बेटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2s+1। s क्या है यहाँ पर, स्पिन क्वांटम नंबर। अपन ने क्वांटम नंबर पढ़े थे ना 11th क्लास में। क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्रिंसिपल, एजिमुथल, स्पिन। बेटा घर का एड्रेस ऐसे लिखते हैं क्या, सबसे लास्ट में पापा का नाम है, उल्टा लिखेंगे, राजस्थान भरतपुर, ठीक है, मुखर्जी नगर, ऐसे उल्टा लिखते हैं कि सीधा लिखते हैं। हर चीज का सिस्टम है। तो जिस तरीके से एड्रेस लिखने का सिस्टम है ना, वैसे क्वांटम नंबर्स को बोलने का सिस्टम है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा थोड़ी लगेगा घर में शादी का कार्ड आया और दादाजी के जीवित रहते हुए मेरा नाम लिखा आ जाए, ऐसे होता है क्या, मेरी दादाजी की इमेज कहाँ रही, तो भैया इमेज बना के चलो सबकी, ठीक है। तो यहाँ क्या एस क्या है, चौथी क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। और इस एस की 2 वैल्यू होती है, एक तो +½ और एक -½ समझ में आ गई बात। एस स्पिन 2 चीजें बता दी, एक तो +½ और एक 11th क्लास में पढ़ लिया था। +½ का मतलब क्लॉकवाइज और -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मैं रीजन दे दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे क्यों भरे जाते हैं बाद में टाइम आने पर। एक तो हो गया आपका +½ और एक हो गया -½ ठीक है। S बराबर होता है S1 + S2। इसके लिए वैल्यू कितनी है +½ और इसके लिए वैल्यू कितनी है +½ और -½ टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। S = 0 आ गया। S की इस वैल्यू को मैं किस में पुट कर देता हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या है, बोलो बेटा बोलो, 2s+1 क्या आएगा बेटा निकल कर
2 इंटू 0 प्लस 1 कितना हो गया? 20 और 21 हो गया ना? कितना आ गया बेटा बताओ? 1 आ गया ना? और 1 को अभी अभी क्या बोलना सिखाया था? सिंगलेट। 1 को क्या बोलना सिखाया था? सिंगलेट। तो इस स्टेट को बोलते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसको गर्म किया या मैंने जैसे ही इसमें आग लगाई, आग लगाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ऊपर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी किसी भी मेटल को एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से एक्साइटेड या हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। सबको अच्छी तरह से पता है। और फिर कुछ टाइम हायर में रहने के बाद फिर से अपनी एनर्जी को निकालते हैं, अपने अंदर से रिलीज करते हैं और फिर से कहाँ जाते हैं? कलर जितने भी दिखाई देते हैं उसके पीछे यही रीजन है। अपन ने 11-12 में पढ़ लिया था, CFT पढ़ी होगी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें पढ़ लिया था ये वाला। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब यहाँ से ध्यान से सुनना, अब अपने आप आंसर निकलेंगे आपके। यहाँ से बस पेशेंस रखना। यहाँ से जैसे ही मैंने इसको गर्म किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ऊपर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो नीचे से ऊपर गया है, ये दो टाइप से जाता है। देखना कैसे कैसे। हटाओ इसे यहाँ से। या तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो था वो यही रहे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? मेरी बात ध्यान से सुनना। इसके लिए वैल्यू कितनी है इसकी? प्लस हाफ। इसके लिए माइनस हाफ। वेरी गुड। प्लस हाफ माइनस हाफ को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। वैल्यू क्या आएगी इसकी? थोड़ा एक्टिव रहो। इसकी वैल्यू क्या आएगी? एस की वैल्यू को किसमें रखूंगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2s प्लस 1 क्या बोलो? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। रख दिया फॉर्मूले में। क्या निकल कर आया है फिर से? 1। और 1 को मैंने क्या बोला? सिंगलेट। अच्छा, इसका नाम क्या था? सिंगलेट। इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा, इसका नाम होगा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। कोई दिक्कत आई किसी को? समझ में आ गई? क्या मैं इसको S0 बोल सकता हूं? S0 सिंगलेट ग्राउंड। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इसको मैं S1 बोल सकता हूं। समझ में आ गई बात? अब अगर मैंने यहां से ज्यादा एनर्जी दी होती तो यहां से एनर्जी लेके ऊपर वाले लेवल में चला गया होता। इसको क्या कह दूंगा मैं? S2। इसको क्या कह दूंगा? S3 डैश 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 सो ऑन। इसको मैं क्या कह दूंगा? Sn। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक केस ये भी बन सकता है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत थोड़ी है। एक केस ये भी बन सकता है कि जरूरी थोड़ी है कि दोनों का स्पिन एक दूसरे के अपोजिट रहे। दोनों का स्पिन एक दूसरे के सेम भी हो सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सपोज दैट ऐसे गया होता, इस तरीके से, इसके लिए वैल्यू है इसकी प्लस हाफ। वेरी गुड। इसके लिए प्लस हाफ। कैपिटल एस बराबर क्या आएगा भाई? प्लस हाफ नहीं जुड़ जाएंगे क्या? अरे भैया, कैपिटल एस बराबर होता है स्मॉल s1 प्लस स्मॉल s2। प्लस हाफ और प्लस हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। 1 को किसमें पुट करूंगा? स्पिन मल्टीप्लिकेशन। क्या है फॉर्मूला? 2s प्लस 1 क्या आएगा? 3 आएगा। 3 को क्या बोलना चाहिए? ट्रिपलेट। तो दूसरी जो स्टेट बनेगी उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट स्टेट बोलेंगे। देखो, ट्रिपलेट स्टेट रीजन दूंगा थोड़ी देर बाद। ट्रिपलेट स्टेट को ध्यान रखना, ये S1 है तो ये कौन सी हो जाएगी? T1। ट्रिपलेट समझ में आ गई? क्वेश्चन T0 हो सकता है क्या? वेरी गुड। T0 कभी भी नहीं हो सकता। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन के एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह बेटा। वैसी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे नेगेटिव चार्ज है और छोटी सी जगह में रख दिया उन्हें। सोचो बेटा, एक तो एटम कितना छोटा सा, बहुत छोटी जगह, उसमें भी इलेक्ट्रॉन और छोटे से, और उन पर भी कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। देखो बेटा, दो नेगेटिव चीजें भी कैसे पास में रह लेती हैं शांति से? क्यों रह लेती हैं? सोचना कभी कि दोनों पर कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, फिर भी दोनों रह लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने स्पिन को चेंज कर लेती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? T1। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वाइवा में आपसे, क्या T0 हो सकता है? तो T0 नहीं हो सकता। रीजन दे दोगे? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी एक साथ इस तरीके से नहीं रह सकते। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरीके से जैसे T1 है वैसे ही कौन सा बन जाएगा बेटा? T2 बन जाएगा। वैसे ही कौन सा बन जाएगा? T3 बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? क्लियर? जैसे S1 S2 S3 हो गए, T1 T2 और T3 हो गए। अब ध्यान से सुनना, मैंने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर S0 से किस में जा सकता है? S1 में भी जा सकता है, S1 से S2 के अलावा। देखो, S0 से जाएगा, S0 से या तो कहां चला जाएगा? S0 से गया है S1 में, या फिर S0 से S2, या फिर S0 से
S3 में। समझ में आ गई बात? अगर मैं कम एनर्जी दूंगा तो S0 से S1 में जाएगा, और ज्यादा एनर्जी दूंगा तो S0 से कहाँ चला जाएगा? S3 में। मैं जितनी ज्यादा एनर्जी दूंगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से फोटोन डालूंगा, फोटोन समझते हैं ना, सनलाइट में से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, मेरे फोटोन की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन नीचे से उतना ही ज्यादा क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर चला तो जाएगा, लेकिन क्या हमेशा ऊपर रहेगा क्या? स्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती बेटा, हमेशा परिस्थितियां क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। आदमी क्या एक सर्किल में चलता है इस तरीके से, आदमी की लाइफ कभी तो अप्स आते हैं, बहुत अच्छे मजे आ रहे हैं, ऐसे ही रहना चाहिए, लेकिन तुरंत डाउन्स आ जाते हैं, फिर आदमी फिर दुखी होता है, फिर अप्स आ जाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स की तरह से साथ है, इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम तो ऊपर रहेगा, फिर ऊपर रहने के बाद वापस से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब ये जब नीचे आएगा, तब इसके पास नीचे आने के लिए दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं बेटा? दो। देखो कौन कौन से? या तो S3 से किस में आ जाए? अरे आएगा तरीके से, सिस्टम से आएगा, चला तो गया ऊपर बहुत तेजी से, लेकिन अब धीरे धीरे उतरेगा। ठीक है, S3 से किस में आएगा? S2 में, S2 से S1 में आएगा, और S1 से S0 की सबसे लास्ट में बात करूंगा। ये कहां से कहां पर आ रहा है? S3 से S2 में। यहाँ कहां से कहां आ रहा है? S2 से S1 में। समझ में आ गया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं, अपन ज्यादा एनर्जी नहीं निकालेंगे। यहाँ एक बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा मैं आपको। अब इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं, अपन ज्यादा एनर्जी नहीं निकालेंगे, अपन अपने अंदर से थोड़ी सी एनर्जी निकालेंगे, तो वो S3 से किस में जाएगा? T3 में। वेरी गुड। अच्छा T3 से फिर कहाँ आएगा? और T2 से फिर कहाँ आएगा? लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं, मजा सा नहीं आया। अपन S3 से किस में आएंगे, और S2 से किस में जाएंगे? T2 में जाएंगे। या फिर अपन S1 से किस में चले जाएंगे? T1 में चले जाएंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? अच्छा ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन S1 में आ चुका है और T1 में आ चुका है, फिर S1 से किस में आएगा? ग्राउंड में आएगा S0 में, और T1 से किस में आएगा? बेटा आना वही है, वापस घूम फिर के ऊपर घूमे आए ना इलेक्ट्रॉन, भाई साहब आ गए पूरे। अब ये अपन का थोड़ा थोड़ा जेवलॉन्स की डायग्राम बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये अपन कहां से कहां आ रहे हैं? T3 से T2 में, ये T2 से T1 में, यहां पर मैं कहां से कहां पे आ रहा हूं? S1 से S0 में, और यहाँ पे T1 से S0 में। समझ में आ गई बात? अच्छा अब यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, एक IC और एक ISC। यहां तक समझ में आ गया? मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, लिखा नहीं था, फिर दोबारा समझाऊं, क्योंकि पेपर में 100% आता है। एक है IC और एक है ISC। IC है इंटरनल कन्वर्जन, क्या है? ठीक है, और ISC है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, पेपर में कई बार केवल IC पूछ लेता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन IC, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ISC। ठीक है, तो मैं आपको IC और ISC समझाता हूँ इस डायग्राम में। देखो मल्टीप्लिसिटी समझ गए ना? सिंगलेट से सिंगलेट में जा रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी सेम है या चेंज हो रही है? वेरी गुड। ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो, अच्छा सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो चेंज हो रही है। जब सेम सेम होगा, सिंगलेट से सिंगलेट में जाए या ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जाए, तो उसे बोलते हैं IC। क्या बोलते हैं? इंटरनल कन्वर्जन, अपने आप में ही चेंज कर रहा है। और अगर मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटर सिस्टम। समझ में आ गई बात? दोनों ही कन्वर्जन है। ठीक है, अब आप मुझे आंसर देना। ठीक है, फिर से एक बार और समझाता हूं। अगर सिंगलेट से सिंगलेट में रहे, सेम से सेम में रहे, मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं हो, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? IC। और अगर मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है तो उसे क्या बोलूंगा? ठीक है, आंसर देना क्वेश्चन का अगर समझ में आ गया हो तो, वरना मैं तो बताऊंगा। S3 से S2 में जाने को क्या बोलोगे? वेरी गुड। S2 से S1 में आने को क्या बोलोगे? वेरी गुड। S1 से S0 में आने को ना, कुछ नहीं बोलेंगे। देखो अब तुम डायग्राम को देखो, गौर से देखो फिर डायग्राम को। इस डायग्राम में मैंने सारे तीर सीधे सीधे बनाए हैं, लेकिन दो तीर मैंने थोड़े चेंज कर दिए ना, बीच में कर्व से कर दिए ना। ऐसे थोड़ी डिजाइन थोड़ी मार रहा हूँ कोई, ऐसे थोड़ी स्टाइल मार रहा हूँ तुम्हारे आगे। यहाँ कुछ अलग ही फिनोमेना होता है इस जगह। आपको ये चीजें S1 से S0 वाले, देखो दो टाइप के एरो बनाए हैं मैंने पूरी उसमें। एक तो कौन से एरो? स्ट्रेट एरो। ठीक है, और एक कौन से? ये वाले जिग जैग वाले, कर्व वाले, कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाले बनाए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाले इन प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, इसको तो छोड़ दो, यहीं तो सारा घटना चक्र चलेगा। देखना यहाँ क्या कहानी निकल के आएगी लास्ट में। अच्छा बताओ, यहाँ पर मैं IC लिखूं या ISC लिखूं? ये और एक आफत साड़ी सी, IC, ये IC। ठीक है, अच्छा बताओ S3 से जब T3 में जा रहा है तब? वेरी गुड, ISC। तो अब तो तुम शॉर्ट नोट लिख सकते हो इसके ऊपर, भाई लिख दोगे ना जेवलॉन्स के ऊपर। और फिर एक बात कह रहा हूँ, पेपर में
जब आप एग्जाम में कॉपी में लिख के आते हो ना, तो कोई वैल्यू नहीं करता कि आपने थ्योरी में क्या लिखा है। अगर आपका डायग्राम सही है तो आपके नंबर पूरे पूरे के पूरे, सिर्फ इस डायग्राम से। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाता वो, ठीक है। और थर्ड ईयर स्कोरिंग है, सेकंड ईयर में किस्मत थी, निकल गए, ठीक है। भगवान ने अच्छा किया तुम्हारे साथ, ठीक है। मुझे याद आते हैं अपने दिन, क्या भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है ना। तो किस्मत वाले हो तुम। जरूरी नहीं है किस्मत हर बार साथ दे, सिखा रहा था अभी, ऊपर जाके फिर से नीचे आना है, पेपर देने पढ़ लेना इस बार, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ISC, ये क्या कहलाएगा, वेरी गुड। अच्छा, T3 से T2 में जाने को, वेरी गुड। मैंने क्या कहा, इससे कोई फर्क नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि सिंगलेट से सिंगलेट में जाने को ही IC बोलेंगे। मैंने कहा जब भी मल्टीप्लिसिटी चेंज नहीं होगी, मल्टीप्लिसिटी हमेशा सेम रहेगी, वहां पर आंसर क्या जाएगा, IC। और जहां पर मल्टीप्लिसिटी चेंज हो जाएगी वो, तो ये वाली प्रोसेस ISC ISC ISC, ये IC और ये, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात। अब दो चीज रह गई आपकी, ये वाली लास्ट वाली, देखो बोर्ड पर ध्यान से। एक तो जब मेरा S1 से कहां पे आ रहा है, S0 में आ रहा है, और दूसरा जब T1 से कहां आ रहा है, यही सारी घटनाएं। अब देखो सुनो, जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां गया है, ऊपर गया है, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तब एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से समझो बेटा, कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो वो एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ एनर्जी दो फॉर्म में रिलीज होती है, समझना मेरी बात को। जेबलॉन्स के डायग्राम में देखो, फिर स्टार्टिंग से लेता हूं मैं तुम्हें। एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, अल्फ्रेड जेबलॉन्स्की। वो इंडिया घूमने आए। इंडिया में उस टाइम दीपावली का फेस्टिवल फेस्ट चल रहा था। उन्होंने देखा लोग बड़े आनंद कर रहे हैं, पटाखे वटाखे चला रहे हैं, चारों तरफ ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, चमक दिखाई दे रही है। फिर उनको ज्वेलरी की शॉप पे चले गए अपनी वाइफ के साथ। उन्होंने कहा अच्छा स्टोन पसंद किए, स्टोन देखे उन्होंने, बहुत सारे स्टोन में उन्हें चमक दिखाई दी, ब्राइटनेस दिखाई दी। तो उन साइंटिस्ट तो थे ही थे, मन में आइडिया जनरेट होते हैं। साइंटिस्ट का मतलब है जो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। एक तो होता है इंटेलिजेंट पर्सन और एक होता है क्रिएटिव पर्सन। इंटेलिजेंट को तो कह दो 2 दूनी 4, जी सर, यस सर, याद करके आना है कल, ठीक, पक्का याद है उसे। उसे कहती ये बुक है बेटा, याद होनी चाहिए 15 दिन में। इंटेलिजेंट वो जो 15 दिन रट्टा मार दिया पूरा, ठीक है सर, कुछ भी पूछ लो। क्रिएटिव होता है जो रीजन जानना चाहता है, जो जानना चाहता है ऐसा हो क्यों रहा है, ये प्रोसेस क्यों हो रही है। तो उनके मन में विचार आया उस प्रोसेस को जानने के लिए, उस ब्राइटनेस को देखने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाया, जिसको उन्होंने क्या कहा, जेबलॉन्स की डायग्राम। और इस जेबलॉन्स की डायग्राम के लिए उन्हें फिजिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। सबसे बड़ा प्राइज वही है बेटा, ठीक है। तुम्हें पता है मैथ में नोबेल प्राइज नहीं मिलता, मैथ में नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, बताना पता करके कि मैथ में केवल साइंस की हर स्ट्रीम में बेटा, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मेडिकल में, शांति के क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिलते हैं। लेकिन मैथ्स वाले को नोबेल प्राइज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि नोबेल प्राइज जिसने बनाया था वो केमिस्ट्री वाला था, उसकी घरवाली को भगा के कौन ले गया था, मैथ वाला। तो उसने लास्ट में जब अपनी वसीयत तैयार करी तो उसमें लिख दिया नोबेल प्राइज सबको दिया जाएगा, लेकिन मैथ वाले को कभी भी, घरवाली को आगे ले गया बेटा, बुरा लगा उसे। और इससे दुख की कोई बात हो सकती है जिंदगी में। सुनो, यहाँ जो दो प्रोसेस है S1 से S0 और ये वाले, देखो जितने भी सीधे ये एरो बनाए हैं मैंने, उन सीधे एरो में जब एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी निकलती है थर्मल फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, थर्मल फॉर्म में। थर्मल फॉर्म में एनर्जी निकलने का मतलब है सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। इस समय आप और हम, मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ या बार बार बोल रहा हूँ, तो मेरे अंदर से एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, थर्मल फॉर्म में, ठीक है। जहां पर भी मैंने कर्व्ड एरो बनाया है वहां पर जब एनर्जी निकलेगी तो वो एनर्जी निकलेगी रेडिएशन फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, रेडिएशन फॉर्म में वो एनर्जी बाहर निकलेगी। क्लियर है यहां तक की बात। और जब ये रेडिएशन एनर्जी कौन से रीजन से बिलोंग करेगी, एग्जैक्टली भाई, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ बढ़िया तरीके से, तुम मुझे देख रहे हो बढ़िया तरीके से, किसकी वजह से, विजिबल की वजह से। हम इस पूरी प्रकृति, तो बहुत ज्यादा घुसपैठ होती थी आतंकवादियों की, बहुत आतंकवादी घटनाएं होती थी, बहुत टेररिज्म की एक्टिविटी होती थी। तो उन्होंने लोगों पर टैक्स लगाया, जो चोरी कर रहे हैं उनको चोरी करने से रोका, और उस पैसे का उपयोग करके हमारी सेना को नाइट विजन, जो दूरबीन आती है, बाइनोकुलर्स आती हैं, वो दिए, उनसे रात में देख सकते हैं। तो उनमें IR रेडिएशंस होती हैं। कौन सी, IR की वजह से, जिसको हम रात में देख पाते हैं ना,
जब नाइट विजन में, तो वहां पर कौन सी रेडिएशन वाला हो जाते हैं वो IR वाले। कुछ मोबाइल्स ऐसे आते हैं, कुछ कैमरे आते हैं जो रात में भी फोटोग्राफी कर लेते हैं, वो कौन से वाले होते हैं, IR वाले। बाकी सब किस पे काम करते हैं, विजिबल से। तो मेरे जेवलॉन्स की डायग्राम में दो टाइप के एरो हैं, तो स्ट्रेट एरो और एक कौन सा, कर्व्ड एरो। स्ट्रेट एरो ये बताता है कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो वेरी गुड, किस फॉर्म में होगी, थर्मल फॉर्म में। और थर्मल फॉर्म में कभी, थर्मल फॉर्म में क्या होगा, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जहां पर कर्व्ड बना है वहां पर, और रेडिएशन, इफ रेडिएशन विल बी बिलोंग्स टू विजिबल रीजन देन वी हैव टू ऑब्जर्व कलर। ठीक है, कौन सा कलर दिखाई देता है, विप की ओर तो विजिबल में सारे हो गए। चलो बात करें, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। S1 से S0 और T1 से S0, तो दो जगह ही कलर दिखाई देता है, S1 से S0 में और T1 से S0 में। इनमें से एक को तो बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, बोलो फॉस्फोरेसेंस, और दूसरा बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो यहाँ कई बार एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस और व्हाट इज फ्लोरोसेंस। समझ में आ गई यहाँ तक की बात, ये फॉस्फोरेसेंस है और एक फ्लोरोसेंस होती है, मैं लिखाऊंगा तब तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं तो केवल याद रखना है कि कलर कहाँ पर दिखाई देगा, दो जगह। पहली बार कौन सी जगह दिखाई देगा, समझ में आ गई बात। अब सुनो, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ से लगाई आग, सिस्टम तुम्हारे आगे है पूरा, फटाफट से देखो इसको, और मैं 1 मिनट बोलता हूँ और तुम सुनना। सबसे पहले अपन ने कहाँ रखा, नीचे रखा, जिसको मैंने नाम दिया सिंगलेट ग्राउंड स्टेट S0। दोनों इलेक्ट्रॉन वहां पर थे, दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट थी। फिर मैंने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद दो कंडीशन हुई, या तो दोनों की स्पिन वो अपोजिट ही रहे, या फिर दोनों की स्पिन सेम हो जाए। जब दोनों की स्पिन अपोजिट थी तब इसका जो बना वो S1 बना, S2 बना और S3 बना। फिर जब दोनों की स्पिन कैसी थी बेटा, सेम थी, तो इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए प्लस हाफ, कैपिटल S इक्वल्स टू 1। इस वैल्यू को मैंने किसमें रखा, 2s + 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी में क्या निकल कर आया, 3 को मैंने क्या बोलना सिखाया, ट्रिपलेट। फटाफट समझ में आ गई यहाँ तक की बात। ठीक है, इसके बाद मैंने तुम्हें दो प्रोसेस समझा, IC और ISC, सेम टू सेम, सेम टू डिफरेंट, T3 टू T2, क्या नहीं आंसर, T3 से T2 में जाएगा तो IC, समझ में आ गई बात। S3 से जाएगा तो फिर T3 में, कर लोगे ना आसानी से। अच्छा, लाइट कितनी जगह दिखाई देगी, दो जगह, कौन कौन सी जगह, क्लियर है, याद है। जेवलॉन्स की तैयार है तुम्हारा बढ़िया वाले तरीके से, 100% यूनिट पूरी है ये तुम्हारी, इसमें से आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, 48 आता है जब से मैंने BSc करी है, और फिर आज तक का रिकॉर्ड पिछली साल भी यही आया है। ठीक है, समझ में आ गई बात, हो गया है पूरा। अब देखो सुनो, इस पूरे के अंदर यहाँ पर दो एनर्जी, मैंने यहाँ से आग लगाई, ठीक है, समझ में आ गया ना, दोबारा बताना है बेटा, नहीं आया ना तो इसका मतलब दिमाग में कोई ना कोई समस्या अपने। 5वीं साल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन, बहुत होता है बेटा 5 साल किसी एक चीज को देना, 2 साल में मामला सही हो जाता है, तो 5 साल दे दिया अपन ने। तो देखो सुनो, पहले कौन सी चमक दिखाई देगी, ब्राइटनेस, यूं घूम के जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, यूं ज्यादा टाइम लगेगा। देखो मैंने यहां से एनर्जी दी, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो वापस इलेक्ट्रॉन को यू आने में कम टाइम लगेगा, यू लगेगा, कॉमन सेंस है, साफ दिखाई दे रहा है ये तो। ठीक है, अरे बेटा सारे गलियों के रास्ते पता होते हैं, कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, किससे जाना है किससे नहीं जाना। तो पहले तो पेपर में क्वेश्चन आता है पहले ब्राइटनेस कहाँ आती है, तो पहले कहाँ आती है, और दूसरी कहाँ से कहाँ आती है। तो साइंटिस्ट वो सॉरी पेपर में कई बार पूछ लेता है कि पहली ब्राइटनेस कहाँ पर दिखाई देगी, पहली लाइनिंग कहाँ पर दिखाई देगी, तो पहली तो यहाँ पर दिखाई देगी S1 से S0 में, और दूसरी कहाँ पर दिखाई देगी, मैंने लाइट सोर्स हटा दिया, मैंने लाइट सोर्स हटा दिया, पहले कौन सी बंद होगी, बंद तो दोनों ही होंगी, जाना सबको है, लेकिन पहले कौन जाएगा डिपेंड ये कर रहा है भाई, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, साफ हिसाब है, पहले कौन आया है, और बाद में कौन सी जाएगी, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में आएगा। ये वाला जो प्रोसेस है ना बेटा, कई बार 20 मिनट तक दिखाई देता रहता है, इंपॉर्टेंट यही है, लाइट सोर्स हटाने के बाद 20 मिनट तक भी ये चीजें दिखाई देती रहती है, इसीलिए हमें बहुत लंबे समय तक जो दिखाई देते कलर दिखाई देते रहते हैं आसमान में, वो इसी वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है,